अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 3 के 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 12, 13 एंड 14। और स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के लास्ट पोर्शन में हम चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड एक शॉर्ट क्विज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.12 which states that a bomber dropped a bomb at a height of 490 meters when its velocity along the horizontal was 300 km per hour. How long was it in air? कि बॉम्ब कितने टाइम के लिए हवा में रहेगा, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड थिंग इज एट व्हाट डिस्टेंस from the point vertically below the bomber at the instant the bomb was dropped did it strike the ground. Means that कि अगर बॉम्बर 490 मीटर्स की बुलंदी से उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं ताकि हम स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इट इज़ एन एक्स वाई प्लेन, इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बर ज़मीन से वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पर मौजूद है और इसकी टोटल हाइट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? जैसे कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, इट इज़ इक्वल टू 490 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर बॉम्बर इस पॉइंट से बॉम्ब को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया था कि बॉम्ब इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा बल्कि इसकी मोशन 2 डायमेंशनल होगी। मींस दैट कि बॉम्ब वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव करेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा। एक वक्त आएगा वो जमीन के साथ जाकर टकरा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पर बॉम्ब की वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स, Vy एंड Vx। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट थिंग इज द टाइम, हाउ लॉन्ग वाज द बॉम्ब इन एयर, बॉम्ब हवा में कितनी देर तक रहता है। एंड द सेकंड थिंग इज बॉम्ब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। पॉइंट बी को समझने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी लाइन को इग्नोर करें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, at what distance did it strike the ground in the horizontal direction means horizontally वो कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, डाटा में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट थिंग इज द हाइट ऑफ द बॉम्बर इज गिवन। चूंकि ये डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ है, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 490 meters. Now students, horizontal velocity of the bomb is given, जिसको हम Vix से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है। इट मींस दैट कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3600 से डिवाइड करवाएंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स, देयर आर
1000 meters in 1 kilometer, and students, there are 3600 seconds in 1 hour. फाइनली हमारा यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 से कैंसिल होंगे। फाइनली जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, वेलोसिटी का फाइनल आंसर आएगा 83.3 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, जिसको हम टू फाइंड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा था कि इस न्यूमेरिकल में हमने टू फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन इज द टाइम ऑफ द बॉम्ब, जिस टाइम के लिए वो हवा में रहेगा, तो इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर हम टाइम के साथ लिख सकते हैं टाइम इन एयर। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बॉम्ब, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज आल्सो अननोन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, which states that S is equal to VIT plus half AT square। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की मोशन को डिस्कस करेंगे। तो S की जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे Y, विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस। VI की जगह आएगा स्टूडेंट्स VIY, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। T एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, 1/2 भी एज इट इज रहेगा। A की जगह हम पुट करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, और टी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया था, विच इज x is equal to vi इनिशियल वेलोसिटी बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो x लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम t, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो हम हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ y और द हाइट ऑफ द बॉम्बर इज गिवन। y की जगह हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 490 मीटर्स इज इक्वल टू VIY की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो दोबारा फिर हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि बॉम्बर ने बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बॉम्ब की इनिशियल डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनिशियली y एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 मीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई हम फॉर्मूला में VIY की जगह 0 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम t विच इज अननोन, प्लस 1/2 g की जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एज द बॉम्ब is falling vertically downward
तो g की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, 490 meters will remain as it is. 0 मल्टीप्लाई बाय टी 0 आएगा, जिसको हम इग्नोर करेंगे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जब हम 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4.9 एंड मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4.9 को 490 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम 490 को 4.9 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 100। और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, s रेज़ टू पावर -2 डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, इसका एक्सपोनेंट मींस पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमें टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि टी की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 के इक्वल, और सेकंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हम लिखेंगे s। तो स्टूडेंट्स, फाइनली t की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 10 सेकेंड्स। इट मीन्स दैट बॉम्ब 10 सेकेंड्स के लिए हवा में रहेगा जमीन से टकराने से पहले पहले। तो स्टूडेंट्स, इट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय टाइम t। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, VIX की वैल्यू किसके इक्वल है? 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स, VIX की वैल्यू किसके इक्वल है? 83.3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय टाइम t, इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, इट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 833। और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो s रेज़ टू पावर +1 s रेज़ टू पावर -1 से कैंसिल होगा, s रेज़ टू पावर +1 s रेज़ टू पावर -1 से कैंसिल होगा, तो डिस्टेंस का फाइनल यूनिट आएगा मीटर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द x। इट मींस दैट कि जब बॉम्बर इनिशियल पॉइंट से बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेगा, तो बॉम्ब उस पॉइंट से 833 मीटर्स दूर जाकर गिरेगा। स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 3.12 का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.13, which states that find the angle of projection of a projectile for which its maximum height and horizontal range are equal। means that स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने एक प्रोजेक्टाइल के लिए उस प्रोजेक्टेड एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिस पर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों बराबर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में हम गिवन कंडीशन लिखेंगे, विच इज मैक्सिमम height of the projectile is equal to its horizontal range। तो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से
और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टू फाइंड की बात की जाए तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है? इस न्यूमेरिकल में हमने प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन which is equal to theta and it is unknown. Now students, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज को यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, which is equal to h is equal to vi square sin square theta divided by 2g। एंड स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, विच इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर गिवन कंडीशन वाली इक्वेशन को, जो कि आप देख सकते हैं h इज इक्वल टू आर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में हमने जस्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज की वैल्यूज को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में इक्वल के दोनों तरफ मौजूद सेम वैल्यूज को हम कट कर सकते हैं। मींस दैट कि g की वैल्यू g से कैंसिल होगी, vi स्क्वेयर से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। स्टूडेंट्स, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इक्वल की दोनों तरफ साइन थीटा की वैल्यू मौजूद है। तो राइट हैंड साइड पर मौजूद साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद एक साइन थीटा से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज की पोजीशन को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि साइन थीटा के डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है। जब हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वल की दूसरी तरफ मौजूद 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल की राइट हैंड साइड पे मौजूद कोस थीटा जब इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये साइन थीटा के डिनोमिनेटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा की जगह लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब हम टेंजेंट को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स
और ब्रैकेट में आएगा 4। तो स्टूडेंट्स जब हम टेंजेंट इनवर्स 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 75.9 डिग्री। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें स्टूडेंट्स तो थीटा का फाइनल रिजल्ट आएगा 76 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये न्यूमेरिकल कितना इजी और सिंपल था। स्टूडेंट्स आपने इस न्यूमेरिकल के रिजल्ट को भी याद रखना है। ये न्यूमेरिकल आपसे एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो आपने जुबानी याद रखना है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को 76 डिग्री के एंगल से फेंका जाए तो स्टूडेंट्स उस केस में उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इट मींस दैट कि जब हम एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री के एंगल के साथ फेंकेंगे तो स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्टाइल या वो ऑब्जेक्ट जितना वर्टिकली अपवर्ड जाएगा उतना ही वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। मींस दैट कि अगर वो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में 15 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है तो स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 15 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल के कब इक्वल होंगे? 76 डिग्री एंगल पर। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.13 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.14 which states that prove that for angles of projection which exceeds or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal। means that students अगर हम 45 डिग्री एंगल को अपना रेफरेंस एंगल बनाएं और 45 डिग्री एंगल से एक ही वैल्यू मींस एंगल की एक ही वैल्यू को ऐड किया जाए और उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एंगल की जो दो वैल्यूज आएंगी अगर उन वैल्यूज पर हम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दोनों एंगल्स पर उस ऑब्जेक्ट की रेंज की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम डायग्राम की मदद से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, इट इज एन एक्स वाई प्लेन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया, फेंका, और जैसा कि आपको मालूम है कि 45 डिग्री एंगल पर ऑब्जेक्ट की रेंज मैक्सिमम होती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एंगल की एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, लेट कंसीडर 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले 15 डिग्री को 45 डिग्री में ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं 45 में 15 डिग्री ऐड करूं तो न्यू एंगल की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 60 डिग्री, और अगर इसी एंगल की वैल्यू को 45 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करूं तो एंगल की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम 45 डिग्री में से एक ही एंगल की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो जो एंगल की न्यू वैल्यूज आएंगी हमने प्रूव ये करना है कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज पर ऑब्जेक्ट की रेंज की वैल्यू इक्वल है। मींस दैट कि अगर हम ऑब्जेक्ट की रेंजेस की वैल्यूज इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल से थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट बी को आकर हिट करता है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री के एंगल के साथ उसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव ये करना है कि वो भी उसी पॉइंट बी को ही आकर हिट करेगा। इट मींस दैट कि दोनों की रेंजेस की वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल। तो स्टूडेंट्स
मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री which exceed or fall short of 45 degree by equal amount of 15 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहां पर हम 45 डिग्री में 15 डिग्री को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप 15 डिग्री की बजाय कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, 25 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अब हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे रेंज का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास टू एंगल्स हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हम इनको θ1 और θ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हमने हासिल किया है 15 डिग्री को ऐड करने से, एंड द सेकंड एंगल इज द 30 डिग्री, जो हमने हासिल किया है 15 डिग्री को 45 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने से। तो स्टूडेंट्स, अब हम थीटा की जगह पहले θ1 पुट करेंगे, देन थीटा की जगह θ2 पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों केसेस में रेंजेस की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम रेंज के फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को दो मरतबा लिखेंगे। पहली मरतबा θ1 के लिए और इसकी रेंज को हम R1 कहेंगे। R1 का फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स VI स्क्वायर साइन 2 θ1 डिवाइडेड बाय G। और स्टूडेंट्स, R2 का फॉर्मूला आएगा VI स्क्वायर साइन 2 θ2 डिवाइडेड बाय G। अब हम थीटा की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, θ1 की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे VI स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय G। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में VI की वैल्यू और G की वैल्यू एज इट इज रहेगी, मींस दैट कि VI और G गिवन नहीं है, तो VI की जगह हम VI ही लिखेंगे और G की जगह हम G ही रहने देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, VI स्क्वायर एज इट इज आएगा, साइन भी एज इट इज आएगा, 2 टाइम्स 60 डिग्री हम लिखेंगे 120 डिग्री डिवाइडेड बाय G। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम कैलकुलेटर से साइन 120 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आएगा 0.866। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनली R1 का एक एक्सप्रेशन आएगा जो कि किसके इक्वल होगा, R1 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 120 डिग्री की जगह आएगा 0.866 डिवाइडेड बाय G। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ R1। तो स्टूडेंट्स, R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम θ2 की वैल्यू को पुट करेंगे।
वी आई स्क्वायर साइन एज इट इज आएगा 2 टाइम्स थीटा 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 2 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जब हम अगेन कैलकुलेटर की मदद से साइन 60 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर फिर आएगा 0.866 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अब हम साइन 60 की वैल्यू को पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी वी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.866 डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो फाइनली नतीजा ये निकला कि दोनों एंगल्स पर ऑब्जेक्ट की रेंजेस की वैल्यूज क्या हैं, इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा कि अगर 45 डिग्री के एंगल में हम एक ही वैल्यू ऐड करें और उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो दो एंगल्स आएंगे उन दोनों एंगल्स पे हमेशा रेंजेस की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.14 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया और लास्ट पार्ट में हमने एक शॉर्ट क्विज को सॉल्व किया, आज का सारा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।